हाय स्टूडेंट्स। तो मैं फिर आ गया इस हफ्ते एक नया टॉपिक लेकर। और इस हफ्ते का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा रिवीलिंग भी हो सकता है तुम लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हों तुम्हें ऐसा लगे कि उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है मेरी बातें, बट ऑफ कोर्स मैं प्रूव करूँगा कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, सब कुछ सही है। तो गाइस, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में जो पढ़ा होगा, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा अभी तक कि एक क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड, क्लोजली पैक्ड लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि यहाँ पर रियलिटी क्या है। तो तुम्हारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए और तुमको खुद को रियलाइज़ कराने के लिए कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है कितनी गलत है, मैं तुम्हें दो सिचुएशन देने वाला हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं वो क्या सिचुएशंस हैं, तुम उन सिचुएशंस को पढ़ो और उसके बाद अपना ओपिनियन क्या है वो वीडियो पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, सो दैट यू कमिट योर सेल्स टू एन आंसर, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि हम बाद में ही सोचते हैं कि अच्छा अच्छा, हाँ नहीं हम भी यही सोच रहे थे, मतलब कि हमारे मन में दो तीन थॉट्स आते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। लाइक अगर एक सही हुआ तो दूसरा गलत होगा, फिर हम दूसरी चीज़ भी सोच लेते हैं। और जब हमें आंसर पता लगता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम तो दूसरी चीज़ के लिए भी एग्री कर रहे थे, हम यही मान लेते हैं कि हाँ हमने भी यही सोचा था। तो अपने आप को कमिट करना कि तुम क्या सोच रहे हो और उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है। देखते हैं। तो दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये जज करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड जीरो है। दो सिचुएशन में ये थोड़े से वन और टू मिसप्लेस हो गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। चलो एनीवेज इसको छोड़ते हैं। तो सिचुएशन वन क्या है? अ लॉन्ग hollow plastic cylinder is taken and a copper wire of uniform cross section wraps up the complete cylinder in a single layer of very closely packed windings, ठीक है। द वायर इज कैरिंग करंट आई, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है। तो सिलेंडर लिया, उसके ऊपर वायर को रैप अप कर दिया। दूसरी सिचुएशन है कि हमने वापस से वही सिलेंडर लिया एंड वी स्टार्ट प्लेसिंग बैंगल्स, मतलब कि रिंग्स, ठीक है। हम उसी सिलेंडर के ऊपर रिंग्स चढ़ाते जा रहे हैं। जैसे समझाने के लिए, एक मिनट गाइस, हाँ तो समझाने के लिए ये सिलेंडर देख लो। तो एक केस में हमने क्या किया, एक वायर को पकड़ के इसके ऊपर लपेटते चले गए, ये था सिचुएशन वन। और सेकंड केस में हम इसके ऊपर रिंग्स रिंग्स चढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। बैंगल्स हम इसके ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये बैंगल्स जो है ये कॉपर की बनी हुई है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो कॉपर की बनी हुई बैंगल्स इसके ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और हर बैंगल के अंदर एक करंट दौड़ रहा है, यानी कि एक बैंगल एक इंडिपेंडेंट लूप है, ठीक है। तो इस तरह की बैंगल्स इसके ऊपर चढ़ा के हमने इसको वापस से एक सोलेनॉइड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने दो तरीके से सोलेनॉइड बना दिया है। एक बार हमने पूरा वायर यूज किया है जिसको हम इसके ऊपर लपेटते चले गए हैं, और एक बार हमने इसके ऊपर बैंगल्स 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 चढ़ा दिए और हर बैंगल के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और हर बैंगल एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या हम ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? रिस्पॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन एंड वंस यू हैव रिस्पॉन्डेड देन प्रोसीड इन द वीडियो, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर ये है कि फर्स्ट केस में जीरो नहीं होगा और सेकंड केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जीरो नहीं होगा, जबकि तुमको शायद तुम लोगों ने, काफी लोगों ने ये पढ़ा हो कि सोलेनॉइड के बाहर फील्ड जीरो होता है और अंदर नॉन जीरो होता है। अगर ये बात सही है, तुमने यही चीज़ पढ़ी है, तो अगेन कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि जो चीज़ तुमने पढ़ी है और जो मैं कह रहा हूँ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है तुम्हें। हालांकि मैं ये कॉन्ट्रडिक्शन भी थोड़ी देर में दूर कर दूंगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए अब मैं एक इरोडोव का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक थिन कंडक्टिंग स्ट्रिप है जिसकी कुछ विड्थ दे रखी है, ठीक है। तो ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके से हो सकती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक स्ट्रिप है, इसकी कुछ विड्थ भी हो सकती है जो कि बहुत कम मान लेते हैं, एकदम इसको पतली स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है। जैसे if you want to imagine something you can imagine a cello tape, ठीक है। जैसे सेलो टेप की एक विड्थ होती है और उसकी जो डेप्थ होती है वो उसकी विड्थ के सामने बहुत कम होती है, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्ट्रिप है जिसकी विड्थ दे रखी है। इट इज टाइटली wound in the shape of a very long coil of cross section r। तो इस तरह से हमने इसको लपेट दिया है, ठीक है, टू मेक अ सिंगल लेयर स्ट्रेट सॉलिनॉइड, ठीक है। और उसके बाद कह रखा है कि डायरेक्ट करंट आई फ्लोज थ्रू द स्ट्रिप। तो
इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है, तो ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और अब हमसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। ठीक है, तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू और आई वुड रिकमेंड कि तुम यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद तुम खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, ऑफ कोर्स यूरोडोव का क्वेश्चन है तो तुम्हें आंसर पता होगा, हालांकि आंसर मैं भी डिस्प्ले कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एंड वंस यू हैव ट्राइड देन यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ठीक है, देन यू प्रोसीड विद द वीडियो। और अगर तुमने ट्राई कर लिया है और तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर पाए हो तो अब मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी इस क्वेश्चन को करने में, और इसी क्वेश्चन को करने की प्रोसेस में हम कुछ चीज़ें सीख भी जाएंगे, कुछ नई चीज़ें सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देर आर टू एस्पेक्ट्स टू डिस्कस। ठीक है, मतलब कि मैं सोल्यूशन को या जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता हूँ। एक पार्ट है ज्योमेट्री जिसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, and once we have understood this then we will start talking about the physics aspect of it। ठीक है, तो ज्योमेट्री से मेरा क्या मतलब है? तो ज्योमेट्री से मेरा मतलब है कि सपोज ये टास्क मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एक सपोज सेलो टेप पकड़ा दी, ठीक है, इस टेप की कुछ विड्थ है देखो, ठीक है, तो इसकी कुछ विड्थ है, ठीक है, तो इस सेलो टेप को मेरा इंटेंशन है इसके ऊपर वाइंड अप करने का, इसके ऊपर लपेटने का, सो दैट वी कैन गेट फिगर लाइक दिस, इस तरह का फिगर। मतलब कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो कंसेक्यूटिव जो सक्सेसिव टर्न्स होंगे, ये जैसे इनको देखो, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि अगर मान लो मैं बस इस टेप को उठा के रैंडमली अगर मैं इसको लपेटना चालू कर दूं तो ऐसी सिचुएशन अचीव नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रीम केस लेते हैं, अगर मैं इस स्ट्रिप को परफेक्टली ऐसे रखूं, मतलब कैसे कि स्ट्रिप की ये जो एज है, ये वाली एज जो तुमको दिखाई दे रही है, ये सिलेंडर के इस एंड के एकदम परफेक्टली पैरेलल हो जाएगी, देन व्हाट डू यू थिंक किस तरह की वाइंडिंग होगी? डू यू बिलीव कि फिर मैं एक ही जगह पे इस टेप को वाइंड करता रह जाऊंगा, मतलब एक ही जगह पर उसी के ऊपर ऊपर वाइंडिंग होती रह जाएगी? ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? मेरे को तो लग रहा है गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए मुझे इस स्टेप को कट करना पड़ेगा, और अभी मैं ऐसा लग रहा है कि कटर लेके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो गाइस जस्ट अ मिनट, आई विल फेच कटर। तो अब मेरे पास कटर है, तो इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो जिस तरीके से मैं वाइंड अप कर रहा था एक ही जगह पे वाइंड अप होती चली गई। ठीक है, तो दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार मैं थोड़ा सा स्लांटेड रखूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्लांटेड रखूंगा जिससे कि एक ही जगह पे वाइंडिंग ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि उससे क्या होता है फिर। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा टेप टूट गई। ठीक है, खोल लेता हूँ थोड़ा सा, और ये देखो इस बार मैंने थोड़ा सा स्लांटेड रखा है, और अब अगर मैं वाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका क्या नतीजा हुआ वो देखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा गैप आ गया, ये देखो गाइस। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली चालू कर दिया था वाइंड करना। ठीक है, तो ये मैं इसको जब वाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा गैप बिल्ड हो गया था, और अब ओवरलैप भी हो गया है, ये देखो ओवरलैप हो गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रैंडमली ट्राई करने से नहीं होगा। ठीक है, रैंडमली अगर मैं ट्राई करूंगा तो नहीं बन पाएगा। अब गाइस मैंने क्या किया, मैंने कुछ कैलकुलेशन करी जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस कैलकुलेशन को करने के बाद मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब ये जो एज है देखो, ये जो एज है, ठीक है, इस एज से एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर टेप की एज रहे, एक एज रहेगी, तो फिर हम डिजायर्ड टास्क को मैनेज कर लेंगे। जो ब्लू कलर की पेन से बनी हुई लाइन है, ठीक है, तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके मैंने ये एंगल फिगर आउट कर लिया, ये वाला एंगल। ठीक है, और उस एंगल पर मैंने एक पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ करी और फिर उस पेपर को मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। ठीक है, अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी तक करके नहीं देखा है। ठीक है, ऑफकोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फर्क होता है, तो मैं अब करके देखता हूँ। उम्मीद मेरी ये है कि अगर मैं इस ब्लू लाइन की अलॉन्ग टेप को लपेटूंगा तो जो डिजायर्ड टास्क है मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, और अगर ये फुलफिल हो जाता है तो फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, तो पहले हम टेप को ढूंढ के इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टेप ओपन हो गई। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा केयरफुली इस
ब्लू लाइन के अलॉन्ग मुझे इसको लपेटना स्टार्ट कर देना है। तो मैं ये मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, देखो देख लो गाइस, इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग मैंने इसको करा है और अब बस मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, इंश्योरिंग कि टेप के अंदर कोई सलवट नहीं आ रही है। ठीक है, सो इसको मैं करता जाऊंगा एंड वेल देखो देखो ये आई गेस बगल में आने लग गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स सम ह्यूमन एरर इज देयर। ठीक है, तो बहुत सारा स्कोप था एरर का, पेपर स्टिक करने में एरर हो सकता था, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, बट मोर और लेस आई थिंक अगर थोड़ा सा सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये डूएबल टास्क है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे हम मैनेज करेंगे इस तरह की वाइंडिंग्स को बनाना। ठीक है, तो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट था परफेक्टली तो नहीं आया, पर मैं तुम्हें केवल एक ये हिंट देना चाहता था कि कैसे हम कैलकुलेशन करके फिगर आउट कर सकते हैं कि ऐसी वाइंडिंग ना हो और ऐसी वाइंडिंग हो जाए। मतलब कि इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट मैंने बताए, एक ज्योमेट्रिकल दूसरा फिजिकल। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट यही है कि हम ये एंगल, कौन सा एंगल, ये देखो, ये वाला एंगल हम सही तरीके से फिगर आउट करें जिससे कि हम स्ट्रिप को इस तरह से लपेट पाए। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। तो देखो हुआ क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का तुम्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल जो नजर आ रहा है, दिस इज द व्यू ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमने जैसे रेड टेप को लपेटना स्टार्ट करा तो देखो पहली वाइंडिंग हमारी इस तरीके से अगर आएगी, ठीक है, दोनों रेड लाइंस के बीच में जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट वाइंडिंग। तो नोटिस करो कि जो पीछे की तरफ जो बैक हाफ ऑफ द सिलेंडर में वाइंडिंग आएगी वो इस ब्लैक लाइन से आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लैक लाइन आके ठीक वहां पे खत्म होनी चाहिए जहां पे फ्रंट वाइंडिंग का एज आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लाइक ये देखो, ठीक है, तभी गैप नहीं आएगा, ये नोटिस करो। ठीक है, मतलब कि ये फ्रंट वाइंडिंग है। ठीक है, ये जो रेड कलर के अंदर है ये फ्रंट वाइंडिंग है। तो फ्रंट वाइंडिंग की ये वाली एज जहां पे लाई करती है, बैक वाइंडिंग की भी एक एज सीधा यहीं पर आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आई तो गैप क्रिएट हो जाएगा या फिर ओवरलैप हो जाएगा। मतलब कि ये एंगल जो भी है, अगर इस एंगल से कम एंगल पे हमने वाइंडिंग करी तो ओवरलैप होने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर थीटा को हमने 0 कर दिया था तो एक ही जगह पे ओवरलैप होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इस एंगल से ज्यादा एंगल को रख के वाइंडिंग करी तो फिर सक्सेसिव वाइंडिंग्स के बीच में गैप क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो हमें ये फिगर इंश्योर करना है कि फ्रंट हाफ जो भी बनेगा, फ्रंट हाफ की एक ये वाली एज होगी तो बैक हाफ ठीक उसी पे आके खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे मैनेज करेंगे इसको? तो इसको समझने के लिए अब मान लेते हैं कि हमने सिलेंडर को यहाँ से कट करके ओपन कर दिया है। जैसे ये सिलेंडर एक हॉलो सिलेंडर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्लेड लगाई। ठीक है, जैसे ये कटर है, इस कटर को मैंने यहाँ पे लगाकर इसको मैं यूँ ओपन कर देता हूँ पूरा। ऑफ कोर्स ये नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इसको करने के लिए, पर थ्योरेटिकली समझो, इस कटर से मैंने इस तरह से इसको ओपन कर दिया पूरा। और ओपन करने के बाद अज्यूमिंग कि ओपन हो गया है, ठीक है, इसको हम यूँ स्ट्रेटन कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से यूँ ओपन करके कट लगा के ओपन करके तो ये एक रेक्टेंगल बना देगा। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल देखो हमने यहाँ बना लिया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करके पूरे को ओपन कर दिया। तो देखो ये जो रेड वाला पोर्शन था, ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, नोटिस करो। ठीक है, और जो पीछे ब्लैक वाला पोर्शन था वो ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, नोटिस करो कि ये वाला पॉइंट देखो इस ग्रीन लाइन पर ही बना रहेगा। एज वी आर ओपनिंग द सिलेंडर ये वाला पॉइंट इस ग्रीन लाइन पे बना रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, जो कि नीचे वाले फिगर में डिपिक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट इस ग्रीन लाइन पे बना रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, जो कि अगेन नीचे वाले फिगर में डिपिक्टेड है। नीचे वाला फिगर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, पहले ये सारी चीजें क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट इस ग्रीन लाइन पे रहेगा, ये वाला पॉइंट इस ग्रीन लाइन पे रहेगा। ठीक है, ये ग्रीन लाइन नीचे भी एक्सटेंडेड है पूरी। ठीक है, तो अब देखो ये जो लेंथ है इसको हम 2 पाई r लिख सकते हैं क्या? ये वाली लेंथ, ये चेक करो, बिकॉज दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है,
और हम इस एंगल को थीटा कह रहे हैं और ये विड्थ हमें टेप की गिवन है, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस केस में ये जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, ठीक है, इस विड्थ को हम एच कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एच हमें गिवन है। तो अब हमें एच, थीटा और आर में रिलेशनशिप फिगर आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये नोटिस करो कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो हुआ, ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। यानी कि जो मैं एक ट्राइंगल देख पा रहा हूँ जिसमें कि ये एच है, ठीक है, और ये रेड लाइन है, ठीक है, दिस दिस रेड लाइन, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ओके, तो या हम एक काम करते हैं, ये एच, तो ये वाली लेंथ जो है ये हो जाएगी एच बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमें पता लग गई, तो इस लेंथ को मैं यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ। और उसके बाद देखो इस ट्राइंगल को नोटिस कर लो, ठीक है। तो ये वाली लेंथ है एच बाय कॉस थीटा, दिस इज एच बाय कॉस थीटा। तो अब मैं अगर इस ट्राइंगल में टैन थीटा लिखूंगा, तो टैन थीटा हम कैसे लिखेंगे, टैन थीटा हो जाएगा एच बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। सो ये वो रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पर हम थीटा को फिगर आउट कर सकते हैं। लाइक हम थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एच बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो ये जो मैंने सिलेंडर यूज़ किया था, सिलेंडर, इसके लिए जो रेडियस है, इसका रेडियस कुछ 24.4 mm के आसपास है, 24.5 mm के आसपास है। और ये जो मैंने टेप यूज़ करी थी, इस टेप की जो विड्थ है, ये विड्थ दिस इज़ अराउंड 24 mm, ठीक है। तो एच मुझे पता था, आर मुझे पता था, ठीक है। इसको यूज़ करके मैंने थीटा कैलकुलेट किया था, वो अराउंड 8.9 डिग्री आ गया था। तो ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, ये ऐसे ही किसी एक एंगल पे मैंने बनाई थी एंड आई पेस्टेड इट हेयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डिड नाउ, assuming that you are clear with this फॉर्मूला साइन थीटा। तो ये हमने ज्योमेट्री का जो एस्पेक्ट है उसको एड्रेस कर दिया है कि हम इतने एंगल पे वाइंड करेंगे तो फिर हमें इस तरह की वाइंडिंग मिल जाएगी, इस तरह की वाइंडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अब आती है फिजिक्स की बात, ठीक है। तो फिजिक्स की बात को समझते हैं। देखो देखो, जब इस तरह के सिलेंडर में ऐसी टेढ़ी वाइंडिंग है, ठीक है, और करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस करंट को हम ऐसे मान सकते हैं, लाइक दो चीज़ों का सुपरपोजिशन मान सकते हैं। एक हम मान सकते हैं इस तरह की करंट, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जो मैं बैंगल्स वाली बोल रहा था कि हमने बैंगल्स 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 चढ़ा दी हैं, ठीक है। तो एक इस तरह की करंट और एक इस तरह की करंट, ये जो जैसे एक हॉलो सिलेंडर की सरफेस पे जो करंट होता है, इस तरह की करंट, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम स्टैब्लिश कर देंगे तो ऐसी करंट हमें मिल जाएगी। तो गिवन सिचुएशन को हम इन दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये करंट कितनी होनी चाहिए और ये करंट कितनी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं करंट को I1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे I2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम अब ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो सोलेनॉइड वाली सिचुएशन हो गई जिसकी तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर फील्ड आ जाएगा और इसकी वजह से बाहर कोई फील्ड नहीं आएगा। लेकिन ये वो सिचुएशन हो गई जो हम सिलेंडर के लिए पढ़ते हैं। एक सिलेंडर की सरफेस पे करंट है, तो ऐसे केस में सिलेंडर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन ये सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन सिचुएशन है, इसमें I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर एग्जिस्ट करेगा और I2 की वजह से इस सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क है I1 और I2 को निकालना, ठीक है। तो गाइज आई थिंक अभी तक तुम लोगों में से बहुत लोगों ने ये दिमाग लगा लिया होगा, ठीक है, कि अगर ये एंगल थीटा है तो हमें I1 को तो I cos थीटा लिख देना चाहिए, ठीक है। ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे, ये मेरा अनुमान है। और I2 को हमें I sin थीटा लिख देना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर तुम लोगों ने कर लिया है तो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि तुम लोगों ने ये किया था, ठीक है। और क्योंकि अगर तुमने ये किया है तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये तुम लोगों ने गलत कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं कर सकते भाई तुम, नहीं ये नहीं कर सकते। करंट वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है कि तुम उसके कंपोनेंट लेके बैठ जाओगे। तो ये करना गलत है गाइज। ठीक है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये विड्थ हमको एच दे रखी है और करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है, यानी कि जो मैंने टेप यूज़ करी थी, ठीक है, ये टेप की थिकनेस, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं टेप को वापस उतारूं, ये टेप का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो ये वाली थिकनेस डी मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है उसे हमें आई अपॉन एच डी लिखना चाहिए। ये नोटिस करो, ये विड्थ एच है। जैसे ये स्ट्रिप थी अगर जिसकी हमने वाइंडिंग करी है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस था एच और ये जो थिकनेस है इसको हमने डी का नाम दे दिया है। तो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो आएगी वो आई अपॉन एच डी आ जाएगी। ये करंट डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी इस पूरी जगह पे एग्जिस्ट करती है, मतलब हर जगह पे यही करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अब तुम और थोड़ा अच्छे से सोचो, मतलब कि अब ये सोचो कि एक सिलेंडर है जिसकी सरफेस पे, अब तुम ना इंडिविजुअल लूप्स को भूल जाओ, हर जगह करंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, लाइक करंट डेंसिटी ऐसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि क्यूमुलेटिवली इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना रहेगा, अगर मैं एक सर्कल बना के इस सर्कल पे ओवरऑल इधर जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो I2 करंट है, अगर मैं वो निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये एरिया जो होगा, ये एरिया 2 पाई आर इंटू थिकनेस यानी कि डी। तो ये एरिया हो गया, इस एरिया को मैं मल्टीप्लाई करूंगा करंट डेंसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, यानी कि जे साइन थीटा से। तो दिस शुड गिव मी आई टू, ये देखो आ रहेगा समझ में। ठीक है, करंट डेंसिटी हमें पता है, तो इधर जो करंट है उसको निकालने के लिए इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो करंट डेंसिटी को, करंट डेंसिटी के इस वाले कंपोनेंट को। करंट डेंसिटी का कंपोनेंट ले सकते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से देख लो आई टू कितना आया, तो आई टू हो जाएगा 2 पाई आर डी इंटू जे। जे कितना है, आई अपॉन एच डी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना आया था, एच अपॉन 2 पाई आर। तो ये किसके बराबर हुआ, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, डी एच का प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, तो ये तो आई ही आ गया, ये तो आई ही आ गया। ये तो बड़ा स्ट्रेंज बात है। ठीक है, तो ये तो आई आ गया। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये स्ट्रेंज है या ये लॉजिकल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लॉजिकल है या स्ट्रेंज बात है। ठीक है, कंक्लूजन पे भी बाद में आएंगे। इसी फिगर को यूज़ करते हैं। तो गाइस ये देखो, ये सिलेंडर था, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई थी। ठीक है, और इन स्ट्रिप्स के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा था ऐसे। ठीक है, अब देखो करंट आई फ्लो कर रहा था, अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे दो रैंडम क्रॉस सेक्शंस बना देता हूँ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एक्स एंड वाई, तो ये बताओ व्हाट यू थिंक कि एक्स और वाई के बीच में क्या चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है क्या, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड में से, इस वाइंडिंग में से, तो क्या एक्स और वाई क्रॉस सेक्शन के बीच में चार्ज अक्यूमुलेशन हो रहा है क्या। ठीक है, आई थिंक योर आंसर इज गोइंग टू बी अ नो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे स्टेडी करंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिन सर्किट्स के अंदर, वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो करंट आई है, ये करंट आई कोई वायर लेके आ रहा होगा और कोई वायर लेके जा रहा होगा और बीच में ये इन स्ट्रिप से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिप के एक एंड तक वायर करंट लेकर आया, स्ट्रिप के दूसरे एंड से वायर करंट लेके गया। ठीक है, तो अब नोटिस करो कि कहीं से करंट आई आ रहा है, कहीं से आई करंट जा रहा है। मैंने कहीं पे भी रैंडमली दो क्रॉस सेक्शन बना दिए हैं और इन क्रॉस सेक्शन के बीच में यहाँ पे कोई चार्ज अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ से जितना भी चार्ज एक सेकेंड के अंदर आ रहा है, उतना ही चार्ज एक सेकेंड में इधर भी जा रहा है और उतना ही चार्ज एक सेकेंड में इधर भी जा रहा है। दिस इज ट्रू फॉर एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नोटिस करो, ये जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है इसको जेड का नाम देते हैं। तो जेड क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज एक सेकेंड में आएगा वो तो आई है, आई के बराबर हुआ, और उतना ही चार्ज एक्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना ही चाहिए, उतना ही वाई को क्रॉस करना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है क्या कि क्रॉस सेक्शन आई में
क्रॉस सेक्शन एक्स में, क्रॉस सेक्शन वाई में, या किसी भी और ऐसे क्रॉस सेक्शन के अंदर जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो आई के बराबर होगा। एंड दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड है। हमने यही कैलकुलेट किया था कि मैं यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो यहाँ से जो करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा वो करंट कितना होगा, ठीक है, तो आई के बराबर आ गया। और यहाँ से लॉजिकल भी लग रहा है कि आना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हो गई I2 की कहानी, I2 की कहानी। अब हम ये बता सकते हैं कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो ये आई की जगह I2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो बाहर तो सीधे सीधे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला आ गया सीधे सीधे, ठीक है। देखो ये समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है अंदर की, ठीक है, कि अंदर कितना होगा। तो अंदर के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम जैसे ये करंट अगर हमें I1 पता लग जाए, ये लेंथ मान लो अगर L है, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। तो ये एन आई प्रोडक्ट करंट पर यूनिट लेंथ को दिखाता है, ठीक है, बिकॉज एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, हर टर्न में से एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में कितने टर्न है, और उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दिस बिकम्स करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई वन बाई एल। चेक करो, म्यू नॉट इंटू आई वन बाई एल, ये कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आई वन क्या है वो समझते हैं। तो आई वन है अगेन, यहाँ पे करंट डेंसिटी अगर जे है, तो मैं यहाँ पे अगर एक क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है। अब अगेन इस क्रॉस सेक्शन की एरिया कितना होगा इसका, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू डी, ये चेक करो, ठीक है। तो जो करंट I1 की हम बात कर रहे हैं, जो I1 करंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो I1 करंट जो होगा, ये I1 करंट होगा, या एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं लिख के नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो I1 करंट जो होगा, ठीक है, ये I1 करंट होगा J cos थीटा इंटू एल डी। तो J cos थीटा कितना हो गया, ये चलो पहले J की वैल्यू डाल देते हैं। तो J था I अपॉन एच डी इंटू एल डी, और cos थीटा होगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज़ लाइक H अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आई वन एल बाई एच रूट ऑफ 1 माइनस H/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आई वन आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लिखने के लिए हमें चाहिए म्यू नॉट इंटू आई वन बाई एल, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नॉट, ठीक है, यस, करंट पॉइंट है ना। तो म्यू नॉट इंटू आई बाई एच एंड देन रूट ऑफ 1 माइनस H/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही है करेक्ट आंसर, ये इनसाइड का आंसर हो गया, ठीक है। और आउटसाइड का आंसर हमने कहाँ लिखा था, आउटसाइड का आंसर ये हो गया। सो ये दीज आर दी करेक्ट आंसर्स गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लेना था, कंक्लूजन ये लेना है कि इवन इफ यू मेक अ सोलेनॉइड बाय वाइंडिंग अ वायर ओवर इट, तो वायर भी थोड़ा सा एंगल बना के तो वाइंड अप होगा ही होगा, ठीक है। तो वायर के केस में ये जो एच हम लिख रहे हैं, ये एच रिप्लेस हो जाएगा डायमीटर ऑफ द वायर से, ठीक है। एंड थिंग्स विल रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, वायर भी हम जो वाइंड अप करेंगे वो क्रॉस सेक्शनल उसका रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रिप वाला सिचुएशन ही बन जाएगी फिर। तो कहने का मतलब ये है कि तुम सोलेनॉइड लेके उसके ऊपर वाइंडिंग करके ये इंश्योर नहीं कर सकते कि बाहर फील्ड जीरो हो जाए, होगा ही नहीं। क्योंकि देखो आई करंट तो आएगा ही ना, जैसे ये जो आई करंट है, तुम जो भी करंट भेज रहे हो, ठीक है, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन एज इफ दिस करंट एग्जिस्ट, अनलेस अनलेस कि तुम सेपरेट लूप्स यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज उसमें फिर वो जो स्लाइट एंगल बन रहा है वी गेट रिड ऑफ दैट आल्सो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। सो these are the answers, you can check that we have obtained these answers only। ये इनसाइड का हो गया और ये आउटसाइड का हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। आई होप यू एंजॉयड दिस सॉल्यूशन एंड आई होप यू लर्न समथिंग here in this video। a similar question is given here, ठीक है। तो इसका आंसर गिवन है, इसके अंदर हमने एक टॉरॉइड को यूज़ कर रखा है। तो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है, तुम कर लोगे इसको, लेकिन लॉजिक इसमें वही था कि एक टॉयरॉइड में भी जैसे हम ये अज्यूम करके रखते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बीच वाले रीजन में होगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हम जब इसके ऊपर वाइंडिंग बनाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो स्कोर के अंदर ही आ जाएगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है। बट अगेन क्योंकि अगर हम एक सिंगल वायर को इसके ऊपर वाइंड अप करेंगे तो देयर विल बी अ सिचुएशन इन विच करंट विल फ्लो लाइक दिस ऑल्सो, लाइक इसकी सरफेस पे करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये करंट फिर एक रिंग की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और ये करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि एक करंट कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल जिस तरह का फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डायरेक्शंस पे ध्यान मत देना, मैं रैंडमली एरोज बना रहा हूँ बट ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई करंट फ्लोज थ्रू द वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द कोर टू दैट एट द सेंटर ऑफ द टॉरॉइड, ठीक है। तो अगेन ये वाली जो करंट है, ये करंट तो पूरी की पूरी आई के बराबर हो जाएगी, वही मेरा सेम लॉजिक जो मैंने सिलेंडर के केस में दिया था, ठीक है। तो बी सेंटर को हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय टू आर, ठीक है। और बी कोर जो होता है, ठीक है, बी कोर होता है म्यू नॉट एन आई बाय टू पाई आर, ठीक है। तो क्लियर है। तो बस यहाँ से देख लो, ये रेशियो ले लो। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली आई की जगह पे वही एक आई कॉस थीटा आएगा, पर थीटा बहुत छोटा होगा क्योंकि उन्होंने पतले वायर को यूज़ किया है, तो इसको इसीलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन सिंबल यूज़ किया है। तो इसको हम म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर ही लिख देंगे, स्मॉल आर को भी कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे। तो अब तुम रेशियो लेके देख लो, ठीक है। बी कोर बाय बी सेंटर लेंगे तो म्यू नॉट आई और टू आर कैंसिल हो जाएगा, एन बाय पाई विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो अगेन गाइज, व्हाट वाज देयर टू बी लर्नड इन दिस एग्जांपल, द फैक्ट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज वाइंडिंग करते समय जो स्मॉल एंगल बनता है, दैट स्मॉल एंगल इज सफिशिएंट टू क्रिएट एन इफेक्ट एज इफ उसी के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। So guys, that's it for today's session. If you don't know about Eclave, inquire about it. Next year, when you will be writing your JEE exam, you might find this program to be very, very useful. And there's a channel where we are posting solutions of previous year JEE papers and KVPY papers. We are posting brilliant solution, guys, like all the controversy that usually people on the internet tend to avoid. Okay, we are addressing all those controversies, so you can check this channel out. Okay, and then there is another useful link of a notice board, so we keep updating the information of the batch that we are launching, the entrance date, the mode of entrance, and when the will the batch commence, and all of the things here on this topper board notice board. So keep a track on it. Okay, keep a track, because you may never know that we can announce a batch, which is what that you have been looking for. So keep an eye on it. Okay, if you are a 2023 aspirant, apart from keeping an eye on it, you can join this channel. Whatever we are going to do for 2023 aspirants, we'll be posting here in this Telegram channel. This includes the launch of Eclave also. Alright, and 2024 aspirants should join this Telegram group whenever we plan anything for 2024 aspirant. This is where we are going to post it. So guys, that's it for today's session. I hope you enjoyed this session. Next week I will bring another interesting thing to teach you guys. Till then, bye bye, take care, sayonara.